गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो सामाजिक अध्ययन में इतिहास का जो चैप्टर 8वीं क्लास का व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसके पहले हम 2 वीडियो तैयार किए। अब ये तीसरा वीडियो है, भाग 3। अब उसमें कंपनी का फैलता शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन किस तरह फैला। 1757 से 1857 के बीच कंपनी के द्वारा राज्यों पर उन्हें सीधा हमला नहीं किया। रियासतों को अपने अधीन करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसा आप जानते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा उसका राजस्व और दीवानी का अधिकार उनके पास आया था। उसके बाद लॉर्ड वेलेस ले आए और उन्हें भारत में सहायक संधि या उसको तैनाती फौज भी कह सकते हैं। 1798 से 1805 ये उनका कार्यकाल भारत में रहा है। उन्होंने यहाँ के रियासतदारों को सहायक संधि स्वीकारने के लिए उन्होंने बाध्य किया। और भारत में पहले ऐसे शासक थे दक्षिण के हैदराबाद के निजाम, उन्होंने सबसे पहले इस सहायक संधि का स्वीकार किया 1798 में। उसके बाद अवध के नवाब नवंबर 1801, बाजीराव पेशवा जो महाराष्ट्र में पुणे में थे 2 दिसंबर 1801, मैसूर तथा तंजौर जैसा कि टीपू सुल्तान का 4 मई 1799 में उनको श्रीरंगपट्टन के लड़ाई में हरा दिया। उसके बाद वो भी सत्ता उनके हाथ में आई 1799। बरार के भोसले दिसंबर 1803, ग्वालियर के सिंधिया और ने फरवरी 1804। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर या राजस्थान का क्षेत्र उन्होंने सहायक संधि का स्वीकार कर अंग्रेजों के वे अधीन हो चुके थे। अभी हमको ये टीपू सुल्तान, उनको शेर या मैसूर की उपाधि दी गई है और वो क्यों दी है वो भी हम आगे कई स्रोत है उससे देखेंगे। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में हुआ, जो देवनहल्ली बेंगलोर के पास है, इस समय वर्तमान कर्नाटक राज्य में। उनका जो शासन का कार्यकाल है 10 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टन के लड़ाई में अंग्रेजों ने उनको मारा और उसके बाद उनकी सत्ता खत्म होती है। हैदर अली के पुत्र ये टीपू सुल्तान थे। और जैसा कि हैदर अली जो उनके पिता जो थे वह 1761 में मैसूर के गद्दी पर वह आए थे और इनका साम्राज्य में काफ़ी अपनी ताकत थी। वह छल या षड्यंत्र जो भी है उस मार्ग से उन्होंने सत्ता हासिल की थी। और बाद में उनकी मृत्यु होने के बाद टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की 1782 में यह टीपू सुल्तान मैसूर के गद्दी पर बैठे थे। टीपू सुल्तान के जो घराना मैसूर है, पिता का नाम हैदर अली है, माँ का नाम फातिमा फगनीसा है और उसके बाद इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। ये टीपू सुल्तान महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति, चतुर कूटनीतिज्ञ और यही काफ़ी उनकी ताकत और शक्तिशाली थे। उनका पिता का और अंग्रेज़ों का कई बार युद्ध भी हुआ था। तो इसी तरह हम देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। अब यह टीपू सुल्तान जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष टकराव का रास्ता अपनाया। अब उनको लगा कि हमारा यहाँ से व्यापार के लिए कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, हमको नुकसान हो रहा है, राजनीतिक या राज्य का क्षेत्र का विस्तार के लिए कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही। तो उन्होंने, जैसा कि हमने देखा कि 18वीं सदी में शुरुआत में उन्होंने, जैसा कि प्लासी की लड़ाई के बाद से लेकर 1857 तक उन्हें सीधा हमला नहीं किया, अलग अलग नीति का इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ के रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अब उनको लगा कि यह रास्ता ठीक नहीं है। अभी प्रत्यक्ष सैनिकी कार्रवाई करने के बाद इन क्षेत्रों को हमने, ये रियासतें हमारे क्षेत्र में हम शामिल करेंगे। हैदर अली का शासनकाल हमने देखा 1761 से 1782 और उनके प्रख्यात जो है विख्यात उनके पुत्र टीपू सुल्तान, उनका 1782 से 1799 जो श्रीरंगपट्टन के लड़ाई में उनको अंग्रेजों ने मारा, तब तक उनके हाथ में सत्ता थी। और उसके बाद जो वोडियार राजवंश की सत्ता कि जो अल्पोइन लड़का था कृष्णाज वोडियार,
तो इस लड़के को टीपू सुल्तान के बाद मैसूर के गद्दी पर उन्होंने नाम मात्र बिठा दिया। मालबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। अब यह ना मालबार तट का इलाका, यह आता है पश्चिम तटवर्ती इलाका। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात पर रोक लगा दी। और ये चीज़ें अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी ज़रूरी थी, मसाले के पदार्थ थे और वो इसी इलाके में इसका उत्पादन काफ़ी होता था और कम कीमत पर भी मिलता था, और उसी पर उन्होंने रोक लगा दी। और इसलिए अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान को उनके रियासत को खत्म करना उनके सामने एक बड़ी समस्या थी कि इनसे काफ़ी हमारा नुकसान हो रहा है। टीपू ने फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित भी किए, और इसके अलावा फ्रांसीसियों के सहायता से उन्होंने अपने रियासत के सैनिकों का या रियासत का सेना का उन्होंने आधुनिकीकरण किया। और अब जानते हैं कि फ्रांसीसी, पुर्तगाली और हॉलैंड के निवासी डच, इनका आपस में, अंग्रेज़ों का आपस में इनके प्रतिस्पर्धा और टकराव व्यापार के कारण था ही। और इसलिए आप देखिए कि ये टीपू सुल्तान जो है का बेटों के साथ, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये आप देखिए, ये टीपू सुल्तान के दो बेटे हैं और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उनके सामने इनको पेश किया जा रहा है। और ये डैनियल आर्म द्वारा चित्रित 1793 का चित्र है। कंपनी के फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्धों में हराया, लेकिन 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने संधि करनी पड़ी इनके साथ। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। और ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर अपने बनाने में मजा आती थी, और जिनमें अंग्रेजों की सत्ता का विजय इन चित्रों के जरिए वो इंग्लैंड के अंदर उसको दिखाते थे। अब यह अंग्रेज और टीपू सुल्तान की लड़ाई का और उनका टीपू का अंत किस प्रकार हुआ। जैसा कि हमने इसके पहले टीपू के बारे में बताया कि काफ़ी ये शक्तिशाली शासक थे, सेना का आधुनिकीकरण किया था, फ्रांस के साथ इनकी दोस्ती थी और उनसे फ्रांसीसियों ने उनको काफ़ी, टीपू सुल्तान को मदद भी की थी, जिससे अंग्रेज काफ़ी खफा थे, नाराज थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक उनको दिखाई देता था, और इसलिए इन्हें नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों को और गवर्नर जनरल को भी लगता था। क्योंकि बहुत सारा इलाका उसके पहले उन्होंने अपने कब्जे में वो ले चुके थे, और इसलिए वो टीपू सुल्तान की सत्ता को, रियासत को भी खत्म करना चाहते थे, क्योंकि जो पश्चिम का मालबार तट का क्षेत्र है, व्यापार की दृष्टि से और मसाले के पदार्थ की दृष्टि से उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और इसलिए वो बार बार टीपू सुल्तान या हैदर अली के साथ बार बार वो लड़ाई करते थे। अब जिसके कारण अंग्रेजों के साथ इनकी 4 बार लड़ाई हुई। अब देखिए, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 की आखिरी जो श्रीरंगपट्टन की लड़ाई हुई, उसमें अंग्रेजों ने धोखे से टीपू सुल्तान को किस तरह मारा। श्रीरंगपट्टन की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, और अपनी राजधानी की सुरक्षा करते हुए, जो कि उनकी राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टन, वो राजधानी को उन्होंने मार दिया गया। राजधानी को सुरक्षा के करते करते वो मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने ओडियार राजवंश के हाथों में सौंपा गया, और मैसूर पर उन्हें सहायक संधि लगाकर उस रियासत को अपने कब्जे में ले लिया। अभी आप देखिए, यह अगला जो चित्र है बड़ा रोचक चित्र है, और अभी भी वो इंग्लैंड के म्यूजियम में है। यह टीपू सुल्तान का खिलौना शेर आप देखिएगा, ये आपको सैनिक दिखाई दे रहा है और ये ऊपर आपको शेर दिखाई दे रहा है। यह टीपू का विशालकाय मशीनी खिलौने की यह तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाहियों को दबा रहा है। अभी आप देखिए, यह नकली शेर है ये, और ये यूरोपीय सैनिक है, उसको वो दबा रहा है।
जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब ये खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज ये खिलौना अपने साथ लेके गए। आप देख सकते हैं ये शेर है और ये उनका सैनिक, अंग्रेज सैनिक कैसा चीख रहा है। तो इस तरह के वो चित्र बनाते थे, खिलौने बनाते थे। अभी और एक टीपू के बारे में शेर मैसूर की कहानी क्या है उसको आप देखिए। वो इस तरह की जनश्रुतियों की कहानी राजाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब इश्कान किया जाता था। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया और इसी के बाद उन्हें शेर ये मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी इस तरह की तस्वीर रहती थी। अभी आप देखिए, दक्षिण भारत का और एक शक्तिशाली राज्य था, आप सभी जानते ही हैं। 8वीं सदी के आखिर से मराठों की ताकत को काबू और खत्म करने पर सोचने लगे और 1761 का ये जो 1761 की जो पानीपत की लड़ाई हुई उसमें मराठा और अब्दाली इन दोनों के बीच में हुई। उसमें मराठों की हार हुई और अब्दाली की इस युद्ध में जीत हो गई और काफ़ी जो लोग उत्तर भारत में जो हरियाणा, ये पानीपत ये जगह आज के वर्तमान में हरियाणा राज्य में है, तो वहाँ पर जो मराठा उत्तर और विशेषतः दिल्ली पर शासन करने की बात सोच रहे थे, ये उनका सपना या चक्काचूर हो गया। उन्होंने कई राज्यों में उनको अपने मराठा साम्राज्य बढ़ गए, जैसा कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये अलग अलग राजवंशों के हाथ में मराठों की सत्ता थी। जैसा ये अधीन थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये अधीन थे पुणे के पेशवा ने सर्वोच्च मंत्री, जो उसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी या राज्य मंडल के वो सदस्य होते थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। पुणे उनकी राजधानी थी। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर में 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ रहे हैं और ये अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ भी इस तरह की 3 लड़ाई हुई और यह मराठा साम्राज्य भी अंग्रेज़ों के पास किस तरह चला गया उसके बारे में भी आप देखिए। एक के बाद एक कई युद्धों में घुटने टेकने पर अंग्रेज़ों ने मराठों को मजबूर कर दिया। एक समय ऐसा था कि मराठों की ताकत पूरे उत्तर भारत पर थी। इवन पाकिस्तान के अटक तक उन मराठों ने अपने साम्राज्य का विस्तार और वो प्रदेश को जीत लिया था। और एक समय ऐसा आ गया कि अंग्रेज़ों ने मराठा साम्राज्य को किस तरह ख़त्म कर दिया। पहला मराठा और अंग्रेज़ों का युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, लेकिन उसमें किसी की विजय और किसी की पराजय उसमें नहीं हुई। फिर दोबारा अंग्रेज और मराठों का 1803 और 5 में कई मोर्चों पर यह युद्ध लड़ा और उसका परिणाम यह हुआ, उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित दिल्ली और आगरा एक दोनों क्षेत्र अंग्रेज़ों के पास चले गए और मराठों का उत्तर भारत का जो अस्तित्व था दिल्ली और आगरा के आसपास के इलाके का, वो ख़त्म हो गया। तीसरा जो है अंग्रेज़ और मराठा युद्ध 1717 से 19 तक का आता है। इसमें मराठों की ताकत पूरी तरह अंग्रेज़ों ने कुचल दी। पुणे का जो पेशवे थे उनको हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर इनको भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, जैसा आपको विंध्य के दक्षिण में आता मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये पूरा इलाका अब अंग्रेज़ों के पास चला गया और ईस्वी सन 1818 में मराठी सत्ता का अंत हुआ।
जैसा कि ये वारन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 यह भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रहे 1772 में। अब ये वारन हेस्टिंग्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये दो नाम अलग अलग है और इसलिए मैं आपको, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, वारन हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति है। वो भारत के गवर्नर जनरल थे, पहले बंगाल के गवर्नर थे और इनका कार्यकाल आता है वारन हेस्टिंग्स का। ये वारन हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति, मैंने इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। उनका कार्यकाल 1774 से 1785 का है। और ये जो लॉर्ड हेस्टिंग जो है, ये अभी आपके जो चित्र आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति का ये गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823। अब ये पीरियड आपका इनका बड़ा महत्वपूर्ण है। 1823 से 1813 से लेकर 1823 ये उनका कार्यकाल है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये अलग व्यक्ति है और वारन हेस्टिंग्स ये अलग व्यक्ति है। वारन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 भारत के ये गवर्नर जनरल थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। अब इनका पीरियड वारन हेस्टिंग्स का, अभी आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और इनके समय में तीसरा अंग्रेज और मराठों का युद्ध हुआ था 1817 से 19 के बीच में। इसमें मराठों की हार हुई थी, जैसा कि इसके पहले के स्लाइड में हमने देखा। जो आगरा और दिल्ली के आसपास का इलाका पूरा अंग्रेजों के पास चला गया। इवन इतना ही नहीं कि जो दक्षिण विंध्य पर्वत जो मध्य प्रदेश में आता है, उसके दक्षिण का इलाका पूरा अंग्रेजों के पास ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के कारण आ गया। हेस्टिंग ने पेंडारियों का किस तरह दमन किया। अब ये सर्वोच्चता का दावा क्या है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने क्षत्रिय विस्तार की आक्रामक नीति की शुरुआत की थी। अब ये लॉर्ड हेस्टिंग्स जो जिसके बारे में जानकारी बताई, यह उनका पीरियड है 1813 तो 1823। यह गवर्नर जनरल, उन्होंने एक और नए प्रकार की नीति लाई। उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत की। अब यह सर्वोच्चता, ये क्या नीति है? कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और यह भारत की जितनी भी रियासतें हैं, राज्य है, हम उनके ऊपर है। हम जो बात कहेंगे वो आपको सुनना है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों को अधिग्रहित कर सकते हैं और उन्होंने उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार भी अपने पास है। ऐसा इन्होंने, जो वारन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया और ये बाद में ये सोच उनके अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखाई देती है। अभी आगे देखिए, भारतीय छोटे छोटे रियासतदारों का अधिग्रहण और छोटे छोटे रियासतदार भी, उन्होंने जनता उनके साथ थी, उन्होंने कैसा विरोध किया उसका एक दो उदाहरण आप देखिए। अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे राज्य, कित्तूर एक कर्नाटक में आता है, कित्तूर के छोटे राज्य पर कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और 1824 को रानी चिन्नम्मा को गिरफ्तार किया और 1829 में उनको काफ़ी यात्राएं अंग्रेजों ने देने के कारण 1829 में उनकी मृत्यु हुई। अब इनकी मृत्यु के बाद कित्तूर की स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। उनको चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया ताकि वह आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर रायन्ना को भी फांसी की सजा दी। तो इस तरह की दमन की नीति का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। महाराजा रणजीत सिंह, जो उनके, जब तक महाराजा रणजीत सिंह गद्दी पर थे तब तक अंग्रेजों ने उनके क्षेत्रों को काबिज करने में हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वह जैसा उनका मृत्यु के बाद पंजाब को भी उन्होंने अधिग्रहित किया। अब उसका भी कारण था कि वो उत्तर पश्चिम की तरफ अंग्रेज क्यों चले गए। 1830 के दशक के अंत में कंपनी रूस के प्रभाव से काफ़ी डर रही थी। जो रशिया है उनका प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा था।
कंपनी को डर था कि रूस का प्रभाव पूरी एशिया में फैल सकता है, और वो भी उत्तर पश्चिम में, हमारे उत्तर में रशिया आता है और उसमें भारत भी उनके चपेट में आ सकता है। और यदि रशिया भारत के ऊपर भारत पर कब्जा करता है तो हमारा पूरा व्यापार भारत में बंद होगा। यदि हम उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेते हैं तो रशिया से भारत को या हमारी रियासतों को कोई डर नहीं होगा। इसलिए उत्तर पश्चिम पर अपना नियंत्रण स्थापित उन्होंने करना शुरू कर दिया। कंपनी ने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन वह प्रत्यक्ष व शासन नहीं कर पाए, लेकिन वो प्रदेश अपने कब्जे में लिया। 1843 में जो सिंध को अपने कब्जे में लिया, जो आज पाकिस्तान में है। महाराजा रणजीत सिंह जब तक थे तब तक अंग्रेजों की दाल नहीं गली, लेकिन उनके मृत्यु के बाद 2 लंबी लड़ाई हुई और 1849 में कंपनी ने पंजाब को भी अपने रियासतों में, राज्य में विलीन कर लिया। अभी आप ये चित्र देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का यह दरबार आप देखिए, ये उस समय का एक चित्र। ये विलय नीति क्या है? अब ये विलय नीति हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली है। अब ये लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 में भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। अब उनकी जो विलय नीति है, वो विलय नीति का सिद्धांत क्या था? अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, शासक ने रियासतदार राजा की, तो यदि उनको कोई पुत्र नहीं है तो उस रियासतदार की रियासत को अंग्रेज हड़प लेंगे। वो भूक्षेत्र अब उनके पास कंपनी के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बनेगा। लेकिन कई जो रियासतदार थे उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, उनको खुद को अपना बेटा नहीं था, तो उन्होंने दूसरे किसी रिश्तेदार का दत्तक पुत्र अपने गोद में लिया था, उसका उन्होंने विरोध किया। तो उसके आपको कुछ उदाहरण हम बताते हैं। जैसा कि लॉर्ड डलहौजी ने, जैसा सातारा की बात यदि हम देखते हैं तो जो पहला राज्य सातारा था 1848 में, वहाँ के जो राजा थे अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के बिना उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, और इसलिए उन्होंने सतारा को अपनी रियासत में विलीन कर दिया। इसके अलावा संबलपुर के राजा नारायण सिंह थे 1850 में, उनको भी बेटा नहीं था, उन्होंने दूसरे किसी रिश्तेदार का दत्तक लिया था, उसका भी उन्होंने विरोध किया। तीसरा था झांसी के राजा गंगाधर राव का, हाँ, गंगाधर राव झांसी के उदाहरण हैं। और नागपुर के रघुजी तृतीय 1853 की बात है, तो उन्होंने भी दत्तक पुत्र लिया था, उसका उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा जो डलहौजी जो है, उनको उनकी जो नीतियाँ थी, बड़ी खतरनाक नीतियाँ थी उनकी नीतियाँ, जैसा कि लॉर्ड डलहौजी ने कई उपाधि और पेंशन पर प्रहार कर दिया जो रियासतदारों को दी जाती थी। 1853 में कर्नाटक के नवाब की पेंशन उन्होंने बंद कर दी। 1855 में तंजौर के राजा की मृत्यु होने पर उसकी उपाधि उन्होंने छीन ली। 1853 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होने पर दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद करके उनको बिट्टू और कानपुर के पास भेज दिया गया। 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर उनको अवध को अपने नियंत्रण में उन्होंने ले लिया। अवध के लिए कंपनी ने अलग तर्क दिया। उन्होंने क्या तर्क दिया कि जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से हम बंधे हुए हैं, और इसलिए अवध पर हम कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाबों को जिस तरह गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों को गुस्सा भड़क उठा और 1857 के विद्रोह में अवध की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। अभी ये चित्र जो है देखना आपके लिए बड़े रोचक और ज़रूरी है कि भारत के अंदर किस तरह बदलाव हुए हैं। आप ये पहला मानचित्र आप देखिएगा, ये चित्र आप देख सकते हैं, भारत में अंग्रेजों को फैलती सत्ता है। इन नक्शे में भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ उसको
रखकर आप देखते हैं तो तीनों नक्शे में इलाकों में पहचान की जा सकती है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कौन से इलाके नहीं थे। अब ये जो पीले कलर का जो भाग दिखाया गया है, ये देखिए आप, ये मानचित्र है 1797 का। आज के मानचित्र के साथ यदि भारत के जोड़ते हैं तो उसमें बनारस और कलकत्ता का 1797 तक, और ये दूसरा ये हैदराबाद के पश्चिम का मछलीपट्टनम का इलाका है ये इलाका, और ये दूसरा मद्रास यानी तमिलनाडु का इलाका, यहाँ पर आपका केरल का इलाका, ये पूरा इलाके पर अंग्रेजों ने 1797 में अपना कब्जा कर लिया था। आगे जैसा कि उनकी विस्तार की जैसी जैसी नीति उनकी बढ़ गई, इसके बाद आप ये देखिए, ये फिर आता है आपका अवध, ये उत्तर प्रदेश का इलाका आप देखिए, दिल्ली के आसपास का इलाका, ये आपका आगरा का इलाका, बनारस का इलाका, कलकत्ता, और ये पूरा ये कामरूप का इलाका, ये आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल का ये इलाका। जैसा कि 1764 के बक्सर के लड़ाई के बाद तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन प्रदेशों को पहले से अपने कब्जे में वो ले चुके थे। जैसा आप देखिएगा, दूसरा जो मानचित्र का जो भाग आता है उसमें ये जो भाग है पूरा ये तटवर्ती इलाका, पूर्वी तटवर्ती इलाका, ये पूरा मद्रास का इलाका, ये मुंबई का, महाराष्ट्र का इलाका मराठों का, वो भी उनके कब्जे में धीरे धीरे जा रहा था। ये मध्य प्रदेश का इलाका, ये पूरा इलाका अंग्रेजों ने तब तक अपने कब्जे में वो ले चुके थे। अभी आगे आप देखिएगा, ये 1857 का आप ये मानचित्र को आप देखिएगा, इसमें 1857 तक स्थिति क्या थी। 1857 के विद्रोह के समय अब ये लाहौर ये उनके पास आया था। जैसा कि हमने सिंध का इलाका उन्होंने अपने कब्जे में लिया था। ये राजपूताना का पश्चिम का इलाका वो उनके पास आया था। ये पूना, मुंबई का इलाका, ये गोवा तक हालांकि ये पुर्तगीज़ों के पास था, लेकिन यह बाकी इलाका मद्रास का इलाका, लेकिन तब तक 1857। अब यहाँ पर यहाँ देखिए, ये मैसूर का इलाका है, ये दूसरा ये पूरा जो पीले कलर का जो भाग दिखाई देता है ये पूरा अंग्रेज़ों के पास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, और ब्रिटिश शासन के अधीन जो भाग नहीं है वह आपको जो केसरी कलर का भाग जो दिखाई दे रहा है वो उनके पास नहीं था। तो काफ़ी देखिए कि किस तरह परिस्थिति बदलती गई। अंग्रेज़ों ने एक एक प्रदेश को अलग अलग प्रकार की कई सहायक संधि, कई दत्तक विधान नामंजूर करके, कई पेंशन बंद करके, किसी को ज़बरदस्ती कुशासन के कारण, तो ये अलग अलग नीतियों का अंग्रेज़ों ने भारत में रियासतों को हड़प करने की नीति को अवलंब किया, और जिसके कारण भारत उनके पास चला गया। तो अभी हमने 3 वीडियो पूरे किए हैं, बाकी और एक वीडियो बचा है, और जैसा ये वीडियो पूरा होगा तो हम उसको भी डाल देंगे, और उसके बाद आपको जो है इन चारों वीडियोज़ के ऊपर जो चैप्टर के प्रश्न बनेंगे वो हम आपको देंगे। तो इसलिए धन्यवाद।